हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी रूम। मेरा नाम अंशु पंडित है और मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर। और इस चैप्टर में हम लोग अब MCQ पार्ट्स करेंगे। हमने जो प्रीवियस वीडियोस की थी, चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9 सिविक्स, दैट वाज व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। बट इस वीडियो में हम लोग MCQ पार्ट से कवर करने की कोशिश करेंगे सो दैट वी कुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एग्जाम पेपर दैट कुड कम in your term 1 examination. Okay, MCQ based questions. So let's get started. और इससे पहले अगर आप अभी नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट so that it will be helpful for you guys as well. Alright, let's get started. Question number 1. Which of these is not a good argument in the favor of democracy? So we got to read about the arguments in the favor of democracy. हमने पिछली वीडियोस में कई सारे arguments पढ़े थे जो सपोर्ट में थे डेमोक्रेसी के. So let's just get through all the options. People feel free and equal. डेमोक्रेसी में ऑब्वियसली सबके इक्वालिटी इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. हमने पहले पढ़ा था समानता का अधिकार है वो बेसिक है डेमोक्रेसी के लिए. सो वैसे ही पीपल फील फ्री एंड इक्वल. दिस इज अ गुड आर्ग्यूमेंट. इट इज नॉट अ गुड, इट इज अ गुड आर्ग्यूमेंट. तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. देन डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे. यस, डेमोक्रेसी जो है वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या कुछ तरीके जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको अच्छे से रिजॉल्व कर सकता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट. और वो क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि डेमोक्रेसीज में बहुत सारे लोग हो गए और सबके अपने अपने डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं. और डेमोक्रेसीज क्या करती है, सबको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि वो अपने एक्सप्रेस कर सकें डिफरेंट ओपिनियंस और सबको अब इक्वल चांस देती है अपनी ओपिनियन रखने के लिए. सो जो डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे जो है अलग बात है, वो यही है कि येस इट इज ट्रू एंड इट इज अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. आगे बढ़ते हैं. ये ऑप्शन सही नहीं है. फिर मोर अकाउंटेबल टू द पीपल. येस, डेमोक्रेसी इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल. क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट कुछ भी करती है तो दे हैव टू गिव रिस्पॉन्स टू द सिटीजन्स और उसको लाइक दे आर अकाउंटेबल टू एनीथिंग. जो भी वो करते हैं उनका आम जनता को उनको जवाब देना पड़ेगा ही पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो गुड आर्गुमेंट. देन मोर प्रॉस्परस देन अदर्स. ये गारंटीड नहीं है. क्योंकि कई सारे जो डिक्टेटरशिप वाली जो कंट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ पे हायर GDP के चांसेस और हायर कैपिटल के चांसेस होते हैं और आर मोर डेवलप्ड एज वेल. तो इट इज नॉट ट्रू कि लाइक डेमोक्रेसी में लाइक ज्यादा प्रोस्पेरिटी वगैरह आएगी या ज्यादा GDP होगा. ये पॉसिबल नहीं है, गारंटीड नहीं है. सो करेक्ट आंसर क्या है इसका हमारा? इट इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज मोर प्रॉस्परस देन अदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. So we have now question number 2. Which of these is not a valid reason to say that there is a lesser possibility of famine in a? अब यहाँ पे हमें valid reasons देने हैं जो कि नहीं है, मतलब तो wrong answer बताना है जो valid reason नहीं है lesser possibility of famine के लिए. ठीक है, तो अब क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा opposition can draw attention to problems. This is a valid reason. ऑपोजिशन क्या है? अगर कोई प्रॉब्लम होती है सपोजिबली विद इन अ कंट्री फेमाइन की तरफ या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो ऑपोजिशन जो है वो प्रॉब्लम्स की तरफ अपनी अटेंशन दिखा सकती है, अपना वो प्रोटेस्ट करके दिखा सकती है या क्रिटिसाइज करके दिखा सकती है गवर्नमेंट की एक्शंस को. तो उससे पॉसिबिलिटी है कि लेसर फेमाइन के चांसेस होते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज अ वैलिड रीजन. तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. देन फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमाइन. यस, ट्रू. इसमें क्या हो गया, जो जब प्रेस को फ्रीडम होती है अपने आप को रिपोर्ट्स देने के लिए, अपने बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, तो जो फेमाइन के जो चांसेस ये सफरिंग है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी कम हो सकती है. और वो क्यों? जब वो प्रेस जो है सारी रियल फुटेज और रियल जो रिपोर्ट्स है वो प्रोवाइड करेगी आम जनता के लिए, तो सब लोग एकदम क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे और जो गवर्नमेंट है फिर वो हो जाएगा कि उनको उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है फिर रिबेल कर सकती है उनके एक्शंस वगैरह के लिए. तो सेकेंड ऑप्शन भी वैलिड रीजन है. थर्ड पे आते हैं. गवर्नमेंट फेयर्स इट्स डिफीट इन नेक्स्ट इलेक्शंस. अब क्या होता है, अगर आप फेमाइन के समय पे सही से काम नहीं करती अगर गवर्नमेंट, तो उनको आम जनता जो है वो अगली वाले सेशन में निकाल देगी, उनको लाइक पोस्ट से हटा देगी, है ना. तो गवर्नमेंट को डर लगा रहता है कि हाँ अगर वो इस बार अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उनको नेक्स्ट टाइम में उनको निकाला जा सकता है. हाँ, तो इस वजह से ये भी एक वैलिड रीजन है जिससे कि फेमाइन की पॉसिबिलिटी कम हो सकती है. द फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, पीपल कैन बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन. अब यहाँ पे ये जो आंसर है ये वैलिड रीजन नहीं लग रहा. फेमाइन और रिलीजन का एज सच कोई कनेक्शन नहीं है इस सब में. सो द फोर्थ ऑप्शन दिस,
people can believe in and practice any religion. This is not like ये correct answer नहीं लग रहा. So this is not the valid reason. Let's move to the third question that we have now. So what is meant by universal adult franchise? So kids, आपको मैंने बताया था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. क्या हो सकता है? क्या ये राइट टू वोट टू प्रॉपर्टी ओनर्स हो सकता है, या राइट टू वोट टू वुमेन हो सकता है, राइट टू वोट टू ऑल अडल्ट्स है, या राइट टू वोट टू ब्लैक्स है? सो क्या वो सिर्फ एक जेंडर के लिए था, या सिर्फ कुछ कम्युनिटी वाले लोगों के लिए था, या सबके लिए था? कैसे था? लेट्स गेट थ्रू इट. So, universal adult franchise का मतलब हुआ right to vote to all adults, right? C option is the right answer, right to vote to all adults. Okay, let's go to the fourth question that we have. Which body in Indian political system is an example of direct democracy? कौन सी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एक बॉडी है, कौन सा वो पार्ट है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करता है? एक एग्जाम्पल है एक तरीके से. सो इज इट जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभा या विधानसभा? सो क्या हो सकता है? जस्ट थिंक अबाउट इट. क्या हो सकता है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रैक्टिस होती है, जहां पर जो आम जनता है, जो लोग हैं, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में? कौन सी हो सकती है? सो दैट इज द रियल आंसर. द करेक्ट आंसर इज यस, ग्राम सभा. सो ग्राम सभा में क्या होता है? सब लोग साथ मिलकर के बैठ के वर्क करते हैं. कोई भी डिसीजन आपको करना हो या कुछ भी हो तो साथ में बैठ करके करते हैं. जितने भी विलेज के लोग होते हैं वो एक जगह पर मीटिंग्स जो होती थी वहां पे रेगुलरली आकर के बैठ करके कोई भी डिसीजन होता था उसमें अपना व्यू पॉइंट दे करके ऐसे करके हमेशा जो डिसीजन है वो पूरा सबके सहमति से ही होकर के होता था. सो द सभा लीड्स द डिस्कशन बट ऑल आर इन्वॉल्व्ड. तो सभा में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वैसे तो वो ही लीड करते हैं डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस और सब कुछ को, लेकिन सारे लोग जो विलेज के हैं वो सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं. सो which body in the Indian political system is an example of direct democracy? That is Gram Sabha. Question number 5. In which of these cases a democracy cannot provide a complete solution? So कौन से केसेस हो सकते हैं जहां पे डेमोक्रेसी जो है एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकती? सो लाइक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाती है. सो इज इट इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी? पॉवर्टी को एकदम खत्म कर देना, एजुकेशन फॉर ऑल, सबको पढ़ाई, सबको पढ़ने के लिए मौका मिलना, प्रोवाइडिंग जॉब्स टू ऑल, सबको जॉब्स प्रोवाइड करना, या ऑल द अबव, सारी के सारी तीनों के ऑप्शंस जो हैं ए बी सी तीनों, क्या हो सकता है? सो जहां पर इन विच ऑफ दीज केसेस अ डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट सॉल्यूशन? कौन सा केस है जहां पे डेमोक्रेसी एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकता? सो आंसर इज all the above. D option is the right answer, that is all the above. So democracy एक तरह की गवर्नमेंट होती है जो इंश्योर करती है कि लोग जो हैं अपने डिसीजंस खुद लें. So this does not guarantee that their decisions will be good. पर ये गारंटी नहीं प्रोवाइड करता है कि उनके जो जितने भी डिसीजंस होंगे वो एकदम करेक्ट होंगे, है ना? कोई गारंटी नहीं है इस बात की. So people can make mistakes, क्योंकि हमें पता है कि हम भी नॉर्मली कोई भी चीज करते हैं, डिसीजन लेते हैं, कभी कभार तो गलतियां हो जाती है. ऐसे ही लोगों से गलतियां हो सकती हैं, बहुत आसानी से हो सकती है. सो इट मेक्स इट पॉसिबल टू सी these problems, bring attention to them, but it is not an automatic solution to all the problems. तो क्या है, डेमोक्रेसी जो है हमें अटेंशन प्रोवाइड कर सकती है कि भाई ये प्रॉब्लम हो रखी है अभी, है ना, और हम लोग आराम से उसे देख सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं. अटेंशन प्रोवाइड करने के बाद तो ऑटोमेटिकली फिर सॉल्यूशंस जो है हम लोग ढूंढ सकते हैं. पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको एकदम हटा ही देगी या फिर सारे उसके पास सॉल्यूशंस है. नहीं, डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर लाइक पॉवर्टी. एकदम से पूरी नहीं खत्म कर सकती, सबको पढ़ाई एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता, एंड प्रोवाइडिंग जॉब्स टू ऑल, ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकती. बट हाँ, ये उन टॉपिक्स पे उन सब पर कंसर्न दिखा सकते हैं, अटेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लाइक गुड डेमोक्रेसी जो है वो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स कर सकती है. सो दिस इज व्हाट वी गॉट इन क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स मूव अहेड. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. Which of these statement is/are correct in the case of Zimbabwe? तो कौन से स्टेटमेंट्स हैं इनमें से जो नीचे 4 ऑप्शंस हैं हमने देखे हैं जो सही हैं इन द केस ऑफ जिम्बाब्वे? हमने जिम्बाब्वे का केस पढ़ा था, है ना, सबसे पहली वीडियो में हमने जिम्बाब्वे का केस पढ़ा था, जो फर्स्ट वीडियो थी चैप्टर की, पार्ट 1 जो था. सो ऑप्शंस पे चलते हैं. पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक. जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स होती हैं जिनको आम जनता खुद चुनती है वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है. लाइक उसमें वो भी कुछ कभी कभार लाइक वो भी गलत डिसीजन ले सकती है, इल प्रैक्टिसेस कर सकती है, हर चीज ऐसे कर सकती है. सेकेंड ऑप्शन है पॉपुलर गवर्नमेंट्स आर ऑलवेज डेमोक्रेटिक.
जितनी भी पॉपुलर जनता द्वारा चूज की हुई गवर्नमेंट्स होती है वो हमेशा डेमोक्रेटिक होती है, ठीक है। नंबर थर्ड, पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। पॉपुलर जो लीडर्स हैं, जो जनता द्वारा चुने गए हैं, वो लोग अपनी मनमानी अपने हिसाब से डिसीजन सिर्फ अपने इंडिविजुअल बेसिस पे भी कर सकते हैं। या फिर डी ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड सी, कि पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक एंड सी पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। सो ये 4 ऑप्शंस हैं। सो किड्स क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ ए एंड सी, दैट इज पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक एंड पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। ये दोनों केसेस जो है दोनों स्टेटमेंट दे आर करेक्ट। अब वो कैसे? जानो पीएफ पार्टी जो थी वो हमें पता था वो हमेशा हर इलेक्शन जो है अपने आप मतलब वो जीत ही रही थी, कैसे भी अनफेयर प्रैक्टिसेस वगैरह करने के बाद, क्योंकि ना चाहते हुए भी जितने लोगों ने जो उनकी चॉइस हो या पॉपुलर हो या ना हो वो हमेशा पार्टी जीत ही रही थी। सो दे वर अनडेमोक्रेटिक इन देयर प्रैक्टिसेस। उनकी जो प्रैक्टिसेस होती थी जीतने के लिए, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस वो करते थे, तो वो अनडेमोक्रेटिक कैटेगरी में आती थी। और फिर क्या हुआ? दे वर अनडेमोक्रेटिक इन देयर प्रैक्टिसेस आफ्टर विनिंग द इलेक्शन एज वेल। जब वो इलेक्शंस के समय पे जो इतनी सारी अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस वगैरह सब कुछ कर रहे होते थे, तो वो आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस, जीतने के बाद भी वो वही पैटर्न यूज कर रहे थे। It is not just how the election that is mattered, but what happens before and what happens after the election also mattered. तो जो इशू हमारा ये है वो ये है कि इलेक्शन से पहले का समय ही नहीं मैटर करता, कि मतलब इलेक्शंस कैसे हुए सिर्फ वो ही मैटर नहीं करता। इलेक्शन से पहले का समय कैसे था, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी और जो आम लोगों के लिए, वो भी मैटर करता है। इलेक्शन के बाद का समय भी सबके लिए सब मैटर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हमें क्या पता चला, जो जिम्बाब्वे का केस था उसमें पॉपुलर जो गवर्नमेंट थी, जानू पीएफ जो पार्टी थी, मेन जो पार्टी गवर्नमेंट वाली पार्टी थी, सो इट वाज बिकमिंग अनडेमोक्रेटिक। एंड जो सी पार्ट है इसका स्टेटमेंट, पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। सो जो हमने पढ़ा था, रॉबर्ट मुगाबे जो पॉपुलर लीडर थे वो भी ऑटोक्रेटिक हो गए थे बिकॉज ऑफ ऑल द अनप्रैक्टिसेस दैट ही वाज फॉलोइंग। सो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी आर ऑप्शंस आर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, who led a military coup in Pakistan in 1999? हमने ये पढ़ा था। जस्ट थिंक अबाउट इट बच्चों, सोचो कि कौन सा लीडर था जो मिलिट्री कू उन्होंने स्टार्ट किया था पाकिस्तान में 1999 में। हमने पढ़ा था पाकिस्तान में एक कोई पर्सन था जिसके को पावर्स की बहुत ज्यादा वो थी, वो बहुत ज्यादा पावर चाहता था। वॉज इट बेनजीर भुट्टो या नवाज शरीफ या जनरल परवेज मुशर्रफ, कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज यस, इट्स बी, जनरल परवेज मुशर्रफ। हमने पढ़ा था कि अक्टूबर 1999 में उन्होंने नवाज जो शरीफ गवर्नमेंट जो थी उनको हटा दिया और अपने आप को डिक्लेयर क्या कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और बाद में जाकर के फिर प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान का। सो मिलिट्री कू किसने स्टार्ट किया था पाकिस्तान 1999 में, और कौन सी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसने हटा दी थी? तो वो थे जनरल परवेज मुशर्रफ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, why can the Chinese government not be called democratic though elections are held there? क्यों चाइनीज गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम कंसिडर नहीं कर सकते, ये जानते हुए भी कि इलेक्शंस जो होते हैं वहां पे कंडक्ट हो रहे हैं, होते आ रहे हैं। सो ऑप्शंस है हमारे पास। नंबर 1, ए इज आर्मी पार्टिसिपेटिंग इलेक्शंस। आर्मी जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, इस वजह से शायद उसको हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। क्या ये सही है? बी पे चलता है। सो गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल नहीं है, उत्तरदायी नहीं है जनता की तरफ, ठीक है। The C part is some parts of China are not represented at all. And the last one is government is always formed by Communist Party. So कौन सा आंसर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो सकता है कि द चाइनीज गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि भले ही इलेक्शंस होते आ रहे हो, लेकिन बस ये रीजन है जिस वजह से चाइनीज गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी, और वो है यस, आंसर इज डी, दैट इज गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। हमने पढ़ा था पहले भी कि जो वहां पे गवर्नमेंट है, चाइनीज गवर्नमेंट, वहां पर लोगों के पास फेयर चॉइस की ऑप्शंस ही नहीं है, बिकॉज देयर इज ओनली वन पार्टी, दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। सिर्फ द सेम पार्टी और इट्स अलाइड पार्टीज फॉर्म द गवर्नमेंट। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है और उसकी जो 8 अलाइड पार्टीज हैं वही गवर्नमेंट फॉर्म आउट करती है हमेशा। सो कोई भी अपोजिशन पार्टी जो है, जो कंटेस्ट अगर कर भी रही है, तो उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है कम्युनिस्ट पार्टी से। इट इज रिक्वायर्ड टू एंटर द इलेक्शन। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पार्टी का सदस्य या कोई भी जो है, उसको इलेक्शंस में अगर उनको कंडक्ट करने हैं, उनको इलेक्शंस में भाग लेना है, तो उनको एक पार्टी से अप्रूवल लेनी होगी, दैट विल बी द कम्युनिस्ट पार्टी। और बिना अप्रूवल के वो कंटेस्ट कर नहीं सकते, तो सिर्फ उन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और उसको सपोर्टर्स और उसके अलाइड फोर्सेस जो हैं, बस वही लोग
पार्ट ले सकते हैं, तो कोई चॉइस ही नहीं है लोगों के पास. दैट्स व्हाई चाइनीज गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते इलेक्शंस होने के बाद भी. क्वेश्चन नंबर 8 डन. गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ. सो व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट डज म्यांमार हैव? हमने पढ़ा था इस बारे में कि गवर्नमेंट हमने एक पार्ट पढ़ा था म्यांमार के बारे में, हम लोग डिस्कस कर रहे थे. सो लाइक कौन सी तरह की गवर्नमेंट होती है म्यांमार के अंदर? इज इट अ डेमोक्रेसी और एन ऑटोक्रेसी, मोनार्की है या फिर आर्मी रूल है? तो ये 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? लाइक कौन सा ऑप्शन हो सकता है? सो द राइट आंसर इज डी, आर्मी रूल. राइट, आर्मी रूल इज द राइट आंसर. हुआ क्या था 1962 से लेकर 2011 तक and resumed recently till like 2021 तक, the military ousted the government and Burma became a military dictatorship under the Burma Society Program Party. तो हुआ क्या, like 1962 से 2011 और उसके बाद फिर 2021 तक जो मिलिट्री जो थी वो उन्होंने गवर्नमेंट को एक तरीके से पूरा हटा दिया, और जो बुर्मा जो है वो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के उसके अंदर आ गई, अंडर बुर्मा सोशलिस्ट दैट प्रोग्राम पार्टी के अंदर. सो That's why we can say जो आर्मी रूल, जो मिलिट्री रूल था वो था म्यांमार के अंदर. Like what kind of government does Myanmar have? That is army rule. Moving ahead, question number 10. What did the legal framework order passed by Musharraf allow the president to do? So कौन सा एक legal framework order है जो पास हुआ था by Musharraf जिसने allow करा president to do what? पहले तो ये है कि like legal framework order क्या था और मतलब क्या चीज पास हुई थी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से जिसने मुशर्रफ को कुछ अलाउ किया था, लाइक जो प्रेसिडेंट है एज अ कि उनको ये उनकी एक तरीके से रोल जो है उनका और बढ़ गया कि ये और काम कर सकते हैं वो. तो वो क्या था? ऑप्शन नंबर 1, इट्स अपॉइंट द नेशनल असेंबलीज. क्या मुशर्रफ के पास एक लाइक एक पावर से आगे की वो अलाउ कर सकते हैं नेशनल पार्टी असेंबलीज को? लाइक सेकंड इज डिसमिस नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज. सो इज इट अ बी ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट है कि वो डिसमिस कर सकते हैं कोई भी नेशनल या प्रोविजनल असेंबलीज को, या फिर सी कि वो अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से, या फिर डी क्या वो डिक्लेयर कर सकते हैं इलेक्शंस. सो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से क्या हुआ था? हमने पढ़ा था ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर अपने फर्स्ट वीडियो में. सो द करेक्ट आंसर इज यस, इट्स बी, डिसमिस नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज. सो 2002 में क्या हुआ, अपने जो 5 ईयर का जो टर्म था उनका प्रेसिडेंटशिप का, उसको एक्सटेंड करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और ये पास किया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये उन्होंने पास किया. और उससे क्या हुआ, उनको एक स्पेशल पावर सी मिल गई द प्रेसिडेंट की. सो द प्रेसिडेंट गॉट अ स्पेशल पावर, और वो क्या थी कि लाइक पावर टू डिसॉल्व असेंबलीज. वो डिसमिस कर सकते थे कोई भी नेशनल दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड प्रोविजनल असेंबलीज दैट विल बी द ईस्ट लाइक द स्टेट रिलेटेड और द प्रोविजनल असेंबलीज द स्टेट गवर्नमेंट्स. सो उनके पास ये लाइक पावर आ गई. द कंट्री हैड इलेक्शंस बट ऑल द पावर स्टिल रिमेन विद द मिलिट्री एंड मुशर्रफ. तो हुआ क्या, इलेक्शंस होते थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो मेन पावर जो थी, वो जो अल्टीमेट पावर जो थी कोई भी मेजर डिसीजन लेने की, वो किसके पास थी? मिलिट्री के जो ऑफिसर्स थे और मुशर्रफ खुद के पास, उनके पास ही. सो दैट वाज कि जो स्पेशल पावर जो थी प्रेसिडेंट की वो ये थी टू डिसमिस नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज. लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से था डिसमिस नेशनल प्रोविजनल असेंबलीज. ओके, क्वेश्चन 10 डन. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 11. So Mexico's government between the 1930s to 2000 was not considered democratic because, अब क्वेश्चन ये है कि लाइक मेक्सिको की जो गवर्नमेंट थी 1930 से लेके 2000 तक उसको डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कहा जाता था? लाइक व्हाट वाज हैपनिंग देयर, ऐसा क्या हो रहा था जो उसे डेमोक्रेटिक का जो टैग है वो नहीं मिल रहा था 1930 से लेके 2000 तक? ऑप्शन नंबर 1, द रूलिंग पार्टी PRI यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस टू विन. जो रूलिंग पार्टी थी जो थी PRI, उन्होंने बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस करी थी जीतने के लिए. ऑप्शन नंबर बी, नो अपोजिशन पार्टीज कंटेस्टेड इलेक्शंस. कोई भी अपोजिशन पार्टी जो थी वो कंटेस्ट ही नहीं करती थी इलेक्शंस, तो इस वजह से PRI के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था जीतने के अलावा. सो क्या ये सही था? या सी, देयर वर नो इलेक्शंस हेल्ड, इलेक्शंस ही नहीं हो रहे थे तो सिर्फ एक पार्टी जो थी वो ही पावर में आ रही थी. तो क्या ये सही है? या फिर डी, मीडिया ओपनली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. जो मीडिया थी वो गवर्नमेंट को बहुत ओपनली क्रिटिसाइज करती थी, इस वजह से उसको डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हम लोग. इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? आई थिंक सो इट इज ए, राइट. द रूलिंग पार्टी PRI यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस टू विन. तो हमने पढ़ा था ये 1930 से 2000 तक जो PRI पार्टी थी, द इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी मेक्सिको की, वो बहुत फेमस थी एक चीज से, दैट वाज
करप्शन के लिए, अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए और ये सब के लिए कि कैसे भी करके हमको पावर में रहना है। 1930 से लेके 2000 तक उन्होंने हर चीज करी जिससे कि वो पावर में रह सके। So this is the correct answer for this. Mexico's government between 1930s to 2000 was not considered democratic because the ruling party PRI used unfair practices to win. Let's move ahead, okay, to the question number 12. In modern times, democracy most commonly takes the form of, हमारे पास 4 options हैं. इस modern समय में अभी democracy किसका form में take part लेती है, like in which form it takes part of. So number 1 is direct democracy. दूसरा ऑप्शन है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, थर्ड ऑप्शन इज लिमिटेड डेमोक्रेसी और फोर्थ इज नन ऑफ द अबव. सो अभी के समय में डेमोक्रेसी कौन सा फॉर्म में मतलब कन्वर्ट हो रही है या लाइक इट इज मोस्टली जो पार्टिसिपेट जो हो रहा है कौन सी फॉर्म में डेमोक्रेसी अभी एग्जिस्ट कर रही है मोस्टली. सो द आंसर इज यस, इट इज बी, रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. क्योंकि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो बहुत ही मतलब सबका पार्टिसिपेशन, सब लोगों का पार्टिसिपेशन होना किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, दैट इज वेरी डिफिकल्ट. पॉपुलेशन की वजह से, डिफरेंट व्यूज होने की वजह से ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता. डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत रेयर और वेरी फ्यू कंट्रीज में है, एग्जिस्ट कर रही है. सो जो मोस्टली अभी जो चल रही है दैट इन मॉडर्न टाइम्स, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट द अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस अंडर ZANU-PF इन जिम्बाब्वे. सो कौन सी चीज जो है ट्रू नहीं है अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस में, कौन सी चीज जो है वो सच नहीं है इन स्टेटमेंट्स में से अबाउट ZANU-PF इन जिम्बाब्वे. ऑप्शन नंबर 1, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड. ये तो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आंसर क्या है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन ये है अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड. क्या ये सही है? अपोजिशन पार्टी वर्कर्स जो है ZANU-PF के वजह से उनको हरास किया जा रहा था. नंबर 1 ऑप्शन ये है. सेकेंड इज पब्लिक प्रोटेस्ट वर डिक्लेयर्ड इलीगल. जितनी भी प्रोटेस्ट होती थी उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था. सो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन है कि देयर वर नो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स. कोई भी इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स नहीं होता था क्योंकि सब लोग मतलब करा देते थे या कुछ ना कुछ इशू था. सो देयर वर नो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स. ये थर्ड ऑप्शन है. फोर्थ ऑप्शन इज द गवर्नमेंट प्रेशराइज्ड जजेस हु रूल्ड अगेंस्ट इट. सो ये फोर्थ है कि गवर्नमेंट जो है उन जजेस को प्रेशराइज करती थी जब वो कोई भी जज वगैरह जो होते थे उनके अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट करते. तो इन 4 जो ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा करेक्ट है, मतलब कौन सा सही नहीं है. इट्स नॉट ट्रू अंडर द अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस व्हिच वर डन बाय ZANU-PF इन जिम्बाब्वे. तो कौन सा सही नहीं है? आंसर इज सी, देयर वर नो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स. क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसे एज सच लाइक इट्स नॉट ट्रू कि देयर वर नो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स. इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे पर जो जर्नलिस्ट जो थे जो लिखते थे अगेंस्ट गवर्नमेंट के, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वगैरह थे उनको हरास किया जाता था बहुत ज्यादा. सो टीवी रेडियो वगैरह जब जो भी थे वो सारे गवर्नमेंट की कंट्रोल में थे. तो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स एग्जिस्ट करते थे बट उनको बहुत हरास किया जाता था बिकॉज ऑफ द ZANU-PF इन जिम्बाब्वे. क्यों? क्योंकि वो अगर कुछ भी गलत या फिर कुछ भी अलग लिखते थे, गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते थे तो उनको बहुत परेशानी होती थी, उनका काम बंद करा देते थे, बहुत उनको टॉर्चर होता था बाय द पार्टी. सो इट इज रॉन्ग दैट देयर वर नो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स. दे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स एग्जिस्ट करते थे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. सो अब देख सकते हैं कि हम यहाँ पे है हमारे पास मैच द फॉलोइंग. वी हैव टू गेट द राइट कॉम्बिनेशन एक तरीके से कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा विद द करेक्ट आंसर. So, Tamil migrants from India could not vote in Sri Lanka. So, ये ऑप्शन है सब इस साइड पे सारे और उसके बाद फिर उसके अगेंस्ट हमारे पास वो है स्टेटमेंट्स के तरह. सो फर्स्ट एक साइड पहले देखते हैं. द तमिल माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया कुड नॉट वोट इन श्रीलंका. बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग्स. नंबर सी इज किंग ऑफ भूटान डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशन नल. और यहाँ पे ऑप्शन है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, 1 person 1 vote एंड मेजर डिसीजंस बाय द लीडर्स. सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है अंडर दिस इज दिस 217, दैट इज ABC. ये जो है ऑप्शन दिस लाइक तमिल माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया कुड नॉट वोट इन श्रीलंका. जो माइग्रेंट्स जो थे वो नॉट गेटिंग राइट्स टू वोट इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू 1 person 1 vote एंड लाइक 1 value. तो ये इसका एक तरीके से हो गया. सो वी कैन राइट इट हियर A एज वेल, है ना, या फिर यहाँ पे 2 कैसे भी कर सकते हैं. ओके, सो द तमिल माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया कुड नॉट वोट इन श्रीलंका. तो वोट वाली जो बात आ गई दैट्स व्हाई ये 1 person 1 vote 1 value वाला केस हो गया. देन बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग्स. सो द 1 person 1 vote जो है वो लाइक 1 person 1 vote
being denied in Saddam Hussein time or in Saudi Arabia women not able to vote. तो ये सारा हमने जो पहले भी पढ़ा था कि 2015 अराउंड जो था वुमेन को राइट मिला था इन सऊदी अरेबिया टू वोट, ये हमने पहले पढ़ा था, है ना, वुमेन voting right. So this was what we got to know like in 2015 this happened. Then ban on political gatherings. So what could be the answer of it? Ban on political gathering is a lack of respect basically for rights. क्योंकि political gatherings वगैरह नहीं होंगे तो ये lack of respect ही हुई ना, कि लोगों के पास जो basic rights वगैरह हैं वो ही respect नहीं किए जा रहे हैं. So like what we saw in Zimbabwe का जो scenario जो था, या भूटान का जो like जो Zimbabwe का scenario था, वहाँ पर basically एकदम respect ही नहीं हो रही थी. So we can say it like this. So इसका correct answer है this one. That is we can write it B or we can give it as 1. ठीक है. So ban on political gathering ये है rule of law and respect for rights. ये lack एक तरीके से हम लोग वो political gatherings को ban अगर करते हैं तो ये जो basic चीजें हैं हम वो एक तरीके से हटा रहे हैं, ठीक है, और like उनकी respect नहीं कर रहे हैं. Then the third is King of Bhutan declared the constitution null. So ये क्योंकि King of Bhutan है तो major decisions जो लिए गए हैं by leaders लिए गए. So this is this one answer. So यहाँ पे we can write it as 3. Okay, or this could be C. So this is what we got. Okay, ये था मैच द फॉलोइंग हमारा. आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसमें से. सो इसमें का आगे एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो किंग ऑफ भूटान डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल. भूटान के जो मोनार्क जो थे उनके पास पावर थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिसॉल्व कर सकते हैं. इज अ प्रॉब्लम ऑफ मेजर डिसीजन बीइंग टेकन बाय द लीडर्स. उनके पास जो ये पावर थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी हटा सकते हैं, उनको नल कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं. दैट वाज कि ये पावर किसकी है? मेजर डिसीजन जो लिए जाते हैं बड़े लीडर्स से. So is a problem of major decision taken by the leaders, even though they haven't been elected. भले ही वो इलेक्ट ना किए गए हो लेकिन जनता द्वारा, लेकिन वो मेजर डिसीजंस जो है बिकॉज वो हेड पोजीशन पे हैं, वो बड़े लीडर्स हैं, तो दैट्स व्हाई उनके द्वारा लिए जाते हैं. सो दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14. आगे बढ़ते हैं. यस, दिस इज द राइट आंसर. 213 दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस. Then question number 15 that we have, what does this cartoon represent? Choose the correct answer from the following option. So ये कार्टून क्या रिप्रेजेंट करता है और हमें ये बताना है कि ये लाइक क्या रिप्रेजेंट करता है और करेक्ट ऑप्शन देख के बताते हैं. So what does this cartoon represent? First option is booth capturing during the election, protection of democracy, military rule or all the above. सो लाइक आप लोगों को याद होगा कि हमने PRI का इंसिडेंट पढ़ा था, लाइक जिसमें अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही थी मेक्सिको में. सो ये कार्टून जो है ये उसी के बारे में बात हो रही है. दिस इज द कार्टून रिगार्डिंग द मेक्सिको इंसिडेंट दैट वी टॉक्ड अबाउट. द PRI जो पार्टी के बारे में हमने डिस्कशन किया था उसके बारे में बात हो रही है. सो इट इज अबाउट द यूज ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस जो हो रही थी ड्यूरिंग इलेक्शंस. सो क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक तरीके से बैलेट वाला बॉक्स है और जहाँ पे डेमोक्रेसी का ये लिखा हुआ है एंड इट हैज अ गन. तो ये अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में बात हो रही है. अनफेयर प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इलेक्शंस. सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. सो लेट्स सी द ऑप्शंस जो हमारे पास हैं. दैट इज बूथ कैप्चरिंग ड्यूरिंग द इलेक्शंस और लाइक प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, मिलिट्री रूल और ऑल द अबव. सो दिस इज व्हाट इट इज वी हैव. सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है दैट इज बूथ कैप्चरिंग ड्यूरिंग इलेक्शंस. क्योंकि ये इलेक्शंस के समय की बात हो रही है, इसमें डेमोक्रेसी से रिलेशन नहीं है, मिलिट्री रूल की बात नहीं है, बिकॉज हमने जैसे कि बताया था कि ये इलेक्शंस के बारे में है मेक्सिको के PRI वाले. सो दिस इज द राइट आंसर. मूविंग अहेड. So what do the money bags signify here? As we can see यहाँ पे बहुत सारे bags हैं पैसे से भरे हुए एकदम. So यहाँ पे ये जो कार्टून है वो क्या बताता है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है. So अगर ये जो कार्टून है अभी बताते हैं एक सेकेंड क्या ये सिग्निफाई करता है. So this cartoon was titled as Building Democracy. इसका नाम है Building Democracy. Okay. So ये जो है and was the first published in Latin American publications. So ये Latin American publications में सबसे पहले publish किया गया था. If we talk about it. Okay, so हमने ये पढ़ा था मेक्सिको PRI वाला कि उसमें several like unfair practices हो रहे थे, प्रेस को हरास किया जा रहा था, suppressing the opposition.
पर इस इमेज के बारे में हम क्या समझ पा रहे हैं इससे? सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट. सो इस इमेज में हमें ये पता चल रहा है कि बहुत सारे बैग्स हैं पैसे के, और ये जो कॉमिक टाइटल है मैंने जैसे बताया था बिल्डिंग डेमोक्रेसी के पे था, जो पब्लिश हुआ था लैटिन अमेरिकन पब्लिकेशंस पे, एंड इट इज अबाउट व्हाट पीआरआई इज यूजिंग मनी टू विन द इलेक्शंस. पीआरआई जो पार्टी थी, हमने मेक्सिको का इंसिडेंट जो पढ़ा था, मेक्सिको पीआरआई, इट इज यूजिंग मनी टू विन द इलेक्शंस एंड दे हैव लाइक बहुत ज्यादा पैसा है उनके पास. देन देयर कंपीटिटर्स जो उनके अपोजिशन वाले हैं उनसे बहुत ज्यादा पैसा है. दैट्स व्हाई वो हर इलेक्शन जो है वो अपना जीत पा रहे हैं. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप बताएं क्या हो सकता है? यस, इट इज सी, रोल ऑफ मनी पावर इन द इलेक्शंस. क्योंकि मनी के बारे में यहाँ पे हम एज वी कैन सी है, और ये मेक्सिको के इंसिडेंट के बारे में बात हो रही है. सो दैट इज कि मनी का रोल कितना ज्यादा हो रहा था इलेक्शंस के समय पे. सो दिस इज व्हाट वी गॉट टू नो अबाउट मनी बैग्स हियर इन क्वेश्चन नंबर 6. देन मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 17. सो ये जो कार्टून है ये एक इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस को रेफर करता है. जो हमने ये कार्टून के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये इंसिडेंट के बारे में हमने बात की थी. सो रेफर्स टू अनदर हिस्टोरिकल इवेंट जो चाइना में हुआ था. विच हिस्टोरिकल इवेंट डज दिस कार्टून रेफर्स? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारी मिलिट्री वगैरह जो है, यहाँ पे एक बच्चा जो है उसके ऊपर एक लाइक टैंक्स वगैरह सब कुछ गन फायरिंग पॉइंट पर है ये. तो इसका क्या मतलब हुआ? सो कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट की ये बात कर रहा है? सो चाइना में बात बोल रहे हैं कि चाइना का है ये इंसिडेंट. सो फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. सी, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, नॉट पॉसिबल. देन ये परवेज मुशर्रफ coup ऑफ 1999, ऑब्वियसली ये पाकिस्तान में है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, एंड दिस वाज इन इंडिया. ये है तियानन स्क्वायर मैसेकर, हमने ये पढ़ा था इसके बारे में. सो इन दिस इमेज वी सी लाइक हमने जैसे देखा कि बहुत सारे ये मिलिट्री वगैरह ये सब है. चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने ब्लॉक कर दिया फ्री फ्लो ऑफ हर इंफॉर्मेशन का जो था. चाइनीज गवर्नमेंट ब्लॉक्ड like the free flow of information. So this is what the Chinese government was doing उस समय पे on the internet by placing restrictions on popular websites like Google हो गया और Yahoo हो गया उस समय पे. So जो ये था, so चाइनीज गवर्नमेंट ये कर रही थी कि वो रिस्ट्रिक्शंस डाल रही थी और हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक तरीके से ब्लॉक कर रही थी. तो जो इमेज है टैंक की है, और अनआर्म्ड स्टूडेंट्स वगैरह जो थे, जो प्रोटेस्टर्स वगैरह थे, जो रीडर्स थे मेजर इवेंट के, और तो उनके लिए एक तरीके से उनके अपोज की बात हो रही थी. तो ये तियानन स्क्वायर मैसेकर जो हुआ था बहुत बड़ा, वहां पर करीबन बहुत हजारों में लोगों की जो जान गई थी बिकॉज ऑफ मिलिट्री टैंक्स वगैरह जिन्होंने एकदम ओपन फायर कर दिया था उन सब पे. सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. क्वेश्चन नंबर 17 डन. So that's how what we got to know, that is Tiananmen Square massacre, right? चलिए फिर ARQ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. What is democracy, why democracy के ARQ questions, assertion reason questions, okay? So let's get started with this. So ARQ के इंस्ट्रक्शंस अभी हम लोग पहले पढ़ लेते कि किस तरह का फॉर्मेट होता है, किस तरह के हमारे पास ऑप्शंस आएंगे. So इस सेक्शन में जो क्वेश्चंस होते हैं हमें 2 स्टेटमेंट्स मिलेंगे. फर्स्ट विल बी द assertion वन जो A कैटेगरी है, एंड द रीजनिंग वन दैट इज द R कैटेगरी. हाँ, तो हमें करेक्ट आंसर चूज करना है इन रूल्स के अकॉर्डिंग. तो हमारे पास 4 रूल्स हैं. सो अगर ए ऑप्शन है तो वो होगा उसमें ए एंड आर जो है असर्शन और रीजन है दोनों करेक्ट हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. एज यू कैन सी हियर दैट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, एंड देन बी ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए और आर भले करेक्ट है लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए के लिए, ठीक है. और सी अगर ऑप्शन हमारा होता है तो ए करेक्ट है लेकिन आर जो है वो रॉन्ग, रीजनिंग जो है वो रॉन्ग हो जाएगी. और डी ऑप्शन अगर हम चूज करते हैं तो ए जो है वो रॉन्ग है और रीजनिंग जो है वो करेक्ट है. So this is the basis of the instruction that we have to follow in assertion reasoning questions. Okay, let's get started with this. Question number 18. After this, so assertion ये है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री coup किया था, अक्टूबर 1999 में स्टार्ट किया था. Okay, he led it that military coup. और रीजन ये दिया गया है that he overthrew democratic government and declared himself the chief executive of the country. So हमारे पास वही 4 ऑप्शन जैसे हमने A, B, C, D हमने पढ़ा था. So what do you think कि ये जो assertion है उसका ये जो रीजन है, रीजनिंग जो दी गई है इस assertion के लिए, क्या वो सही है या फिर ये दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं. हमें ये पता है कि पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है. सो इसका ऑप्शन जो होगा दैट विल बी बी. एंड हाउ, लेट मी टेल यू दैट. सो इसमें क्योंकि बोथ ए एंड आर जो है वो करेक्ट है, लेकिन आर जो है जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए के लिए. ओके, आगे बढ़ते हैं.
So question number 19, that is, Mexico has never been under a military or dictatorship rule. So, but until 2000, every election was won by a party called TRI. So, मेक्सिको का हमने पढ़ा था कि वो कभी भी, इसमें लिखा हुआ है कि वो कभी भी किसी भी मिलिट्री रूल के अंदर या डिक्टेटर रूल के अंदर नहीं आई, और अंटिल 2000 तक क्या हुआ था, हर इलेक्शन जो है पार्टी PRI जीत रही थी. और रीजनिंग उसकी ये दी गई है that PRI was known to use democratic processes to win the elections. So what could be the answer? Answer is C. Option is C. क्यों? क्योंकि A जो assertion है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो रीजनिंग है that is wrong, क्योंकि वो अनडेमोक्रेटिक यूज करती थी, अनडेमोक्रेटिक और अनफेयर प्रैक्टिसेस टू विन द इलेक्शंस, ना कि डेमोक्रेटिक. सो दैट्स व्हाई C ऑप्शन है कि A तो करेक्ट है लेकिन रीजनिंग जो है that is wrong. Then question number 20. Clearly, there are reasons why Pakistan under General Musharraf cannot be called a democracy. Okay. कई रीजंस हैं जब पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ के कंट्रोल के अंडर जो थे उनको डेमोक्रेसी की कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते. और उसका जो रीजनिंग दी है वो ये दिया गया है कि पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, elected representative have powers, but the final power rests with the military officers and General Musharraf himself. So इसका आंसर हमें क्या लगता है? A भी सही है, A भी सही है, और इवन रीजनिंग जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है A का. यस, सो ऑप्शन इज A. दैट इज कि पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ के अंदर डेमोक्रेटिक इसलिए नहीं था, ये मतलब इसकी रीजनिंग ये है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस होते थे, पाकिस्तान के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्ट होते थे उनके पास पावर्स भी होती थी, लेकिन जो फाइनल पावर की जो बात थी दैट वाज नॉट अंडर द रूलर्स, और जो इलेक्ट हुए थे रिप्रेजेंटेटिव उनके अंडर नहीं होती थी, ना ही जनता के पास होती थी. किसके पास होती थी? दैट वाज विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ. सो दैट्स व्हाई A and R both are correct, and R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का. Then question number 21. So the direct democracy is the most common form of a government we see in modern times. Direct democracy इसमें assertion ये दिया गया है कि जो most common form of a government है जो हम modern times में देखते हैं. And इसकी reasoning ये है that it is not possible for such a large number of people to sit and take all the decisions together, and they may also not have the skills or desire to do so. So इसका हमें क्या option सही लगता है? What do you think could be? The correct answer to this is D. Yes. सो R जो है वो करेक्ट है. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सच, क्योंकि बहुत पॉसिबल नहीं होता कि लार्ज नंबर, इतने ज्यादा लोगों का एक साथ मिल करके बैठ करके किसी भी एक डिसीजन पे साथ में डिसीजन लेना, और या फिर उनके पास स्किल्स भी होती है नहीं होती है, उनके पास इतना टैलेंट या डिजायर होता है कि वो डिसीजन कोई भी जजमेंट ले पाए इतना उसका. और A द डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ये इट इज नॉट ट्रू. ठीक है, सो R तो जो है वो करेक्ट है, लेकिन A जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं हो पाती है अभी मॉडर्न टाइम्स में. कौन सी पॉसिबल हो रही है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22. सो व्हाट वी हैव, assertion हमारा ये है कि although India had poor economic conditions in 1958 and 61, we did not suffer a famine as harsh as China's during the same period. तो क्यों 1958 और 61 की टाइम फ्रेम में इंडिया ने सेम काइंड ऑफ फेमाइन जो चाइना ने विटनेस किया था वो क्यों नहीं सफर करा? मतलब इंडिया क्यों नहीं सफर करी, वो कैसे बच गई? तो रीजनिंग उसकी ये दी गई है दैट दिस इज बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड डिफरेंट टू प्रॉब्लम्स लाइक फूड. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्ड करती है अलग तरीके से प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम्स को? फूड की प्रॉब्लम्स को, इन सबको. सो द रीजन बिहाइंड, जैसे कि हम देख सकते हैं A एंड R जो है दोनों एक तरीके से करेक्ट सही है. R इज एक्सप्लेनेशन का बिहाइंड दी A. इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्ड करती है डिफरेंटली टू द वेरियस प्रॉब्लम्स, क्योंकि फूड ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही लोगों की सेंट्रिक हो गई है, पीपल सेंट्रिक है. क्योंकि अगर वो बेसिक नेसेसिटीज नहीं प्रोवाइड करेगी अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और वो नहीं लोगों की कंडीशंस के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, तो नेक्स्ट इलेक्शंस में निकाल दिया जाएगा, राइट? तो उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द न्यू लीडर्स, न्यू इंडिपेंडेंट, लाइक एनी कैंडिडेट, न्यू कैंडिडेट जो जनता द्वारा चुना जाएगा. सो A एंड R का इसका जो ऑप्शन होगा दैट विल A इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि assertion भी करेक्ट है, रीजनिंग भी करेक्ट है, और जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion के लिए. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज assertion. सम पीपल बिलीव दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. जो डेमोक्रेसी है वो इंस्टेबिलिटी का रीजन बन सकता है इन द फ्यूचर, और assertion इसका रीजनिंग क्या दी है that leaders keep changing in a democracy. So A is also correct, R is also correct, और reasoning जो है वो A की एकदम proper लग रही है for the assertion. तो option obviously is A, right? जो
assertion है वो जो reasoning है that is a correct explanation for the assertion. आगे बढ़ते हैं. So question number 24, what we have that assertion हमें ये दिया गया है कि जिम्बाब्वे में इंडिपेंडेंस मिली थी टू वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980s के अराउंड में जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली थी एंड रॉबर्ट मुगाबे वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017. सो अब ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशंस हैं या नहीं है वो जानने की कोशिश करते हैं. स्टेटमेंट वाइज बोथ आर करेक्ट, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दोनों की सही है, बट डू यू थिंक कि जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है असर्शन को? आई डोंट थिंक सो. सो इसका ऑप्शन है बी, राइट. सो ए एंड आर जो है वो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जो रीजनिंग दी है असर्शन के लिए दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए. ओके, सो नाउ वी विल डील विद द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइक एमसीक्यू बेस्ड नहीं आती, पैटर्न में जो आते हैं क्वेश्चन पैटर्न जो है उसमें ये भी आएगा. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. Read the source given below and answer the questions that follow. China's famine of 1958 and 61 was the worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people died. How many? 3 crore people died in the famine. During those days, India's economic condition was not much better than China. Yet India did not have a famine of the kind that China had. Economists think that this was a result of different government policies in the two countries. तो हमने इसमें अभी केस में हमने क्या पढ़ा कि चाइना का जो फेमाइन हुआ था 1958 से 61 के बीच में हुआ था, वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन था पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर. करीबन 3 करोड़ लोग जो थे वो मर गए थे इस फेमाइन के अंदर. और उस समय में इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो चाइना से बेहतर नहीं थी, पर चाइना से बेहतर नहीं थी, लेकिन फिर भी इंडिया जो था वो उसमें ऐसी सिचुएशन नहीं आई, फेमाइन काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं आई. और इकोनॉमिक्स का कहना इस पर ये है जो रिजल्ट थे वो इस वजह से डिफरेंट थे क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसी जो थी दोनों कंट्रीज की, चाइना की और इंडिया की, उसमें बहुत डिफरेंस था. अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 25 ये है दैट बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर बिकॉज इज इट अकाउंटेबल होनी चाहिए, नॉन अकाउंटेबल होनी, नॉट अकाउंटेबल होनी चाहिए, सेमी अकाउंटेबल होनी चाहिए या नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज ऑब्वियसली अकाउंटेबल. यस, सो इस एग्जांपल्स के बेसिस पे राइट आंसर जो है अकाउंटेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इतनी अच्छी होगी जितनी वो अकाउंटेबल होगी, उत्तरदायी होगी अपनी जनता के लिए. ठीक है. The existence of democracy in India helped avoid such a famine because the government has to respond to the needs of the people in the democracy. The presence of multi-party system and opposition, the government fears losing the next elections or all the above. So democracy की जो existence थी इंडिया में, तो वो फेमाइन क्यों अवॉइड कर पाई? क्या हुआ था ऐसी सिचुएशन जो थी? वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो रिस्पॉन्ड करती थी लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग. फर्स्ट इज द करेक्ट वन. देन प्रेजेंस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन थी, मल्टी पार्टी सिस्टम था, तो जो अगर इश्यूज होते थे तो जो अपोजिशन थी वो उस पे ऊपर अटेंशन दे पाती थी और गवर्नमेंट को फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी कि अगर वो हारना नहीं चाहते इस इलेक्शंस में, नेक्स्ट इलेक्शंस में, तो उनको अच्छे से वर्क करना पड़ेगा इस समय में भी. So that's why A, B, C all are correct. That's why all the above is the correct answer. See, question number 26 का all the above is the answer. Then case study 2 पे बात करते हैं. In China, elections are regularly held every 5 years. हर 5 साल में elections होते हैं for electing the country's parliament, that is Guangguo Renmin Daibao Dahui. It has the power to appoint the president. ये जो है कंट्री की पार्लियामेंट चाइना की, उनके पास पावर होती थी कि वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकते हैं. सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ मेंबर्स आर्मी इलेक्ट करती है. बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी. जो कैंडिडेट्स होते हैं जो भी कंटेस्ट करना चाहते हैं उनको अप्रूवल लेनी होती है कम्युनिस्ट पार्टी से. ठीक है. ओनली दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या फिर जो 8 स्मॉल पार्टीज हैं, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और द 8 स्मॉल पार्टीज जो हैं उन्हीं को अलाउ किया गया था इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए 2002-2003 के पीरियड में. ऐसा हो रहा था. सो ये था हमारा पूरा केस जो हमने पढ़ा चाइना के लिए कि हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं. जो पार्लियामेंट है उसका नाम है ग्वांगो रेनमिन दाओ दाहुई और वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए होते हैं. और जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं बाय द आर्मी से भी होते हैं. कैंडिडेट को अप्रूवल चाहिए होती है कम्युनिस्ट पार्टी से या फिर स्मॉल जो 8 स्मॉल पार्टीज हैं उनसे. ठीक है. सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये हैं. व्हाट इज चाइनीज पार्लियामेंट कॉल्ड? सो हमने ये पहले भी पढ़ा था. ये तो पार्टी होगी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, दैट इज अ पार्टी. ये सब पार्टी होगी, दैट इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस. यस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस को बोलते हैं चाइनीज पार्लियामेंट जो है. द चाइनीज पार्लियामेंट हैज नियरली मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना. हमने ये भी पढ़ा था दैट आर 3000. सो 3000 मेंबर्स हैं, इलेक्ट होते हैं पूरे
चाइना कंट्री से. So case study 3, that is, in Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. So October 1999 में उन्होंने coup start किया था और फिर उन्होंने declare कर दिया अपने आप को as a chief executive of the country. Later, he changed his designation to the president and in 2002 held a referendum to the country. सो उन्होंने फिर चीफ एग्जीक्यूटिव से वो प्रेसिडेंट की अपनी उन्होंने डिजिग्नेशन चेंज कर ली और 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम पास कर दिया कंट्री के अंदर. पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड. तो ये हमारा पूरा केस था कि कैसे पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे उन्होंने मिलिट्री coup स्टार्ट किया था अक्टूबर 1999 में. वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनको फिर प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन मिल गई. 2002 में वो रेफरेंडम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और इसके बाद से फिर जो रेफरेंडम था वो बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड के बेसिस पे ये सारे कहते हैं पाकिस्तानी की मीडिया और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो थी उनका सबका यही ओपिनियन था उसके लिए. ठीक है, अब इसका क्वेश्चन का 29th का जो हमारे पास है वो ये है, व्हाट डिड द रेफरेंडम ऑफ 2012 अलाउ. सो एज वी कैन सी हियर जो रेफरेंडम था 2002 का उसने क्या अलाउ किया बेसिकली, इसमें हमने ये बात करनी है. सो क्या वो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वाज इट डिक्लेयरिंग द इलेक्शंस or transforming the power to the military or 5-year extension to the Musharraf term. So this answer is very easy. हमने पढ़ा था ये 5-year extension of Musharraf term. जो 2002 में रेफरेंडम था उसमें 5 साल का एक्सटेंड हो गया था उनका जो टर्म पीरियड था प्रेसिडेंटशिप का. उसके बाद उन्होंने फिर वो क्या कहते हैं वो डिक्लेयरिंग इलेक्शंस वाला भी हुआ था और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सब होते आ रहे थे. लेकिन जो रेफरेंडम जो पर्टिकुलरली जो रेफरेंडम हुआ था 2002 में उसकी रीजन यही था कि जो 5-year एक्सटेंशन हो जाए मुशर्रफ का प्रेसिडेंट का टर्म जो है वो. ठीक है. Then question number 30, which of these is true about Pakistan from the given case? इस सबसे क्या सच हमें पता लगता है केस से रिलेटेड, वो ये है that through elections were held, वैसे इलेक्शंस होते थे, 2 elections were held, the representatives held no power. ये भी सही है ना. Then final power जो होती थी वो military officials के पास होती थी, this is also correct. Then General Musharraf overthrew a democratically elected government. जनरल मुशर्रफ ने एक बहुत जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड हो रखी थी गवर्नमेंट उसको हटा करके coup स्टार्ट कर दिया था अक्टूबर 1999 में. राइट, इट वाज स्टार्टेड इन अक्टूबर 1999. वी हैव रेड अबाउट दैट बिफोर एज वेल. सो भले ही रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते थे पर उनके पास कोई पावर नहीं होती थी एज सच. फाइनल पावर्स होती थी मोस्टली मिलिट्री ऑफिसर्स के पास और जो जनरल मुशर्रफ है उन्होंने डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा करके अक्टूबर 99 में एक मिलिट्री coup करके वो स्टार्ट कर दिया था. सो सी इज ऑल्सो करेक्ट. सो आंसर इज डी, ऑल द अबव. Right, so this is what we answer is D, all the above. So this was all for today's in this video. और इस वीडियो से हमारा फिर ये चैप्टर खत्म होता है. That is chapter number 1, what is democracy, why democracy. Okay, so I hope it was helpful for you everyone and ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ऐसे ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे कि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके, है ना. और ऐसे ही हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं. टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड.